है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देन हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। देन इसके बाद हमने एक डेरिवेशन की बात की थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वहाँ हमने डेरिवेशन पढ़ लिया है, डेरिवेशन सॉल्व कर लिया है कि कैसे एक एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट P लेकर उस पॉइंट पर कंप्लीट डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जा सकती है। सेम एज आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पर, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर P पॉइंट लेकर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जा सकती है। तो चलो आज देखते हैं ये टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। ये पॉइंट हम कहाँ ले रहे हैं, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन की बात की है। इस इक्वेटोरियल लाइन पर हमें एक पॉइंट लेना है, मान लो उसको डिनोट किया हमने पॉइंट P से। उस पॉइंट P पर कंप्लीट डाइपोल के कारण हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है वो कैसे बनाते हैं, मान लो पॉइंट A है एंड पॉइंट B है। B पर हमने प्लस Q चार्ज एंड A पर हमने माइनस Q चार्ज लिया है। अब इक्वेटोरियल लाइन कैसे बनाएंगे, देखो हमने मान लिया यहाँ पर ये जो 2A डिस्टेंस है वो क्या है, डाइपोल की डिस्टेंस है, A B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। अगर इसको हाफ कर दें तो ये कौन सी डिस्टेंस बन जाएगी, ये A डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। मिड पॉइंट हम ले रहे हैं क्या, O। ठीक है, तो अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने डाइपोल की बात की है। देन हमें डेरिवेशन क्या निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पर डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, मैंने इसके डेफिनेशन में आपको बता दिया था कि परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस होती है या परपेंडिकुलर लाइन होती है, किस पर, इस एक्सियल लाइन पर, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एक्सियल लाइन। तो यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर जाने वाली ये जो लाइन है इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देन यहाँ क्या करना है, हमें एक पॉइंट P कंसीडर करना है। इस पॉइंट P पर हमें क्या डिराइव करना है, कंप्लीट डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करना है। सो एक्सियल लाइन के लिए हमने क्या किया था, एक डेरिवेशन डिराइव किया था, उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी प्लस Q चार्ज के कारण एंड माइनस Q चार्ज के कारण। देन दोनों को जब हमने प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, तो कंप्लीट डाइपोल के कारण हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई थी। सिमिलरली यहाँ क्या करना है, प्लस Q चार्ज के कारण और माइनस Q चार्ज के कारण सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। देन उन दोनों को ऐड करके कंप्लीट डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी हमें मिल जाएगी। सबसे पहली बात तो क्या कि जब B से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन आती है और A से भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम P पॉइंट पर निकालें तो एक डायरेक्शन आती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर माइनस Q चार्ज की बात कर रहे हैं, माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कितनी आती है, मान लो EA इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है P पॉइंट पर, किसके कारण, A के कारण, जिसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन PA डायरेक्शन होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डायरेक्शन जो है वो क्या है, PA, मतलब
माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कितनी आई है, EA आई है। किस पॉइंट पर आई है, P पॉइंट पर आई है। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो कितनी है, वो P से A की तरफ है, P से A की तरफ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी है, EB है। इसे हम EB क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज किस पर सिचुएटेड है, B पॉइंट पर सिचुएटेड है। इसको हमने EA इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस क्यू चार्ज किस पर सिचुएटेड है, पॉइंट A पर सिचुएटेड है। अब क्या बात कर रहे हैं कि हमने P पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EB डिनोट कर दिया है। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी B से P की तरफ। किस तरफ, B से P की तरफ होगी। तो ये डायरेक्शन हमने किसकी मान ली है, EB के डायरेक्शन मान ली, ठीक है। देखो अब हम अगर बात करें दोनों के मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये EB की डायरेक्शन है और ये कौन सी डायरेक्शन है, EA की डायरेक्शन है। देखो स्टूडेंट, इसको पहले वाले डेरिवेशन से भी हम कंपेयर करके देख सकते हैं। जब एक्सियल लाइन पर हमने बात की थी P पॉइंट की, देन हमने क्या लिखा था, देखो यहाँ पर A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज था। प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमने E1 इस तरफ डायरेक्शन को डिनोट किया था, एंड माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमने कौन सी मानी थी, ये मानी थी। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज के कारण कौन सी डायरेक्शन है, B से P की तरफ डायरेक्शन है E1। तो यहाँ भी तो हम क्या मान रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज के कारण B P की डायरेक्शन है, B से P की तरफ, और E2 जो डायरेक्शन है वो किस तरफ आ रही है, P से A की तरफ डायरेक्शन आ रही है। सेम एज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज के कारण डायरेक्शन जो है वो कौन सी है, P से A की तरफ है। तो EA डायरेक्शन P से A की तरफ और EB डायरेक्शन जो है वो B से P की तरफ चली जाएगी। ओके, तो ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। अब हमें देखो क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये डाइपोल है, P पॉइंट जो है वो हमने OP डिस्टेंस पर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं PB डिस्टेंस और PA डिस्टेंस की। तो ये दोनों इक्वल होने के कारण हमने इसको कंसिडर कर लिया है स्मॉल l से, जो कि दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, पिछले डेरिवेशन में हमने BP एंड AP डिस्टेंस डिराइव की थी, ठीक है। यहाँ पर हमें बस डिराइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल होने के कारण दोनों ही डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया है, स्मॉल l से डिनोट कर दिया है। तो अब अगर हम बात करें EA एंड EB की, क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज के कारण है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज के कारण है, तो यहाँ पर KQ अपॉन L स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, और यहाँ पर KQ अपॉन L स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कौन सी आएगी, यहाँ पर AP डिस्टेंस आ रही है जो कि क्या है, L है। तो यहाँ KQ अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूले से, R स्क्वायर क्या है, यहाँ पर AP स्क्वायर है, और AP अपने पास डिस्टेंस है स्मॉल l, जिसको हम क्या लिख देंगे, L स्क्वायर लिख देंगे। सेकेंड हम बात करें EB इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर को हमने क्या माना है, यहाँ पर BP स्क्वायर माना है, और BP की सेम यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल l है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, KQ अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों ही इक्वेशन क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है। अगर इन्हीं कंपोनेंट्स को हम ऐड कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 0, जो कि सही आंसर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए हमें, देखो अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके दो कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं। फर्स्ट कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सेकंड कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, EA cos थीटा एंड EB cos थीटा मिलता है,
चार्ज के कारण हमें cos थीटा में इनकी कंपोनेंट्स मिलते हैं जो कि क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों कंपोनेंट्स हमें मिल गए हैं, साथ ही हम क्या करेंगे, इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा। ये किस में आ जाएगा, हम हमारे साइन थीटा में आ जाएगा। तो ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स हो गए हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ये b के डायरेक्शन है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, ई बी साइन थीटा लेंगे, और इसको क्या लेंगे, ई ए साइन थीटा लेंगे। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट में क्या आता है, साइन थीटा आता है। उसके अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को अलग अलग कंपोनेंट्स में ले लिया है। अब बात करते हैं इनके मैग्नीट्यूड पर और इनकी डायरेक्शन पर। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का अगर हम कंपैरिजन करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की डायरेक्शन भी सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ई बी साइन थीटा, ई ए साइन थीटा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सो इन कंपोनेंट्स का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम कौन से दो कंपोनेंट को ऐड करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो कितनी होगी, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। ठीक है, अब देखो ई ए एंड ई बी की अगर हम बात करें तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। दोनों ही जो ई ए एंड ई बी है अपने पास, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण ई ए की जगह अपन ई बी या फिर ई बी की जगह हम ई ए पुट कर सकते हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं, ई इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा प्लस ई ए कोस थीटा। यहाँ हमने ई बी की जगह क्या पुट कर दिया है, ई ए कोस थीटा पुट कर दिया है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 EA cos थीटा हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ हमें EA की और cos थीटा की, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। देखो फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, EA का मैग्नीट्यूड कितना है। देखो माइनस साइन और प्लस साइन किसकी बात करता है, ओनली डायरेक्शन की बात करता है। लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर है। देन हम EA की जो वैल्यू है वो क्या लिख देंगे, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अगर हम बात करें, यहाँ हम क्या लिख देंगे, ओपी डिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट कर देंगे। जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में देखा कि कंप्लीट डाइपोल की डिस्टेंस हमने 2a ली है। अगर हाफ हाफ इसको डिफरेंशिएट कर दें देन स्मॉल a डिस्टेंस हमें मिल जाती है। अब डाइपोल के मिड पॉइंट O से P पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हमने पहले वाले डेरिवेशन में कितनी ली थी, स्मॉल r ली थी। सिमिलरली हम यहाँ पर OP डिस्टेंस क्या लेंगे, स्मॉल r लेंगे। ठीक है, तो हमें देखो ये पाइथागोरस थ्योरम हम लगाकर यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, या फिर हम इस क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको लिख सकते हैं। तो देखो अगर कोस थीटा की वैल्यू हमें इस डायग्राम के थ्रू निकालनी है तो ये ट्राइंगल या फिर ये ट्राइंगल कोई भी हम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, सिमिलर है, सेम। इनके जो बेस है, इनके जो हाइपोटेनस है, इनकी जो परपेंडिकुलर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बेस जो है वो कितना है, a है। ठीक है, हाइपोटेनस की अगर बात करें तो क्या है, स्मॉल l है। देन हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इक्वल्स टू स्मॉल a अपॉन l लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो EA की वैल्यू हमने के क्यू अपॉन एल स्क्वायर पुट की है और कोस थीटा की वैल्यू हमने स्मॉल a अपॉन स्मॉल l पुट की है। देन हमारे पास देखो यहाँ पर Q डॉट 2a, जैसे हमने डाइपोल मोमेंट को लास्ट में हमने फॉर्मूले में डिराइव किया था। ठीक है, फॉर्मूले में उसकी वैल्यू हमने पुट की थी पिछले डेरिवेशन में, सेम यहाँ पर क्या करना है, Q डॉट 2a की जगह हमें डाइपोल मोमेंट P जो जिसको डिनोट करते हैं वो यहाँ पर पुट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम P की बात करते हैं, Q डॉट 2a की जगह हमें क्या लिखना है, P लिखना है।
तो Q डॉट 2A हम यहाँ से हटा देते हैं, K बच जाता है और उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, P लिख देते हैं। डिवाइड में हमारे पास क्या बच रहा है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे L क्यूब बच रहा है। तो L जो है वो हमने कंसीडर किया था दोनों डिस्टेंस AP एंड BP, ठीक है। जब हम किसी चीज को कंसीडर करते हैं, लास्ट में अगर कहीं भी वो फॉर्मूले में आती है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी जरूरी होती है। तो अब देखो कंसीडर की हुई वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाली है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम यहाँ पर। तो अगर हम बात करें एल स्क्वायर की, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ बात करें कि एल क्यूब की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, तो एल क्यूब की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो देखो, अगर एल की वैल्यू हमें मिल जाती है, जैसे कि एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो स्क्वायर है वो इस तरफ आकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल सकते हैं। सेम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जब हमें एल की वैल्यू मिल गई है तो अब हम इसको एल क्यूब बना देंगे। तो अगर एल क्यूब बना रहे हैं तो यहाँ भी हमें क्या लगाना है, क्यूब लगाना है। सबसे पहले तो 1/2 आ जाएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। देन देखो ये दोनों जो है वो पावर क्या बन गई, अब 3/2 बन जाएगी। तो इसको क्या लिख देंगे, एल क्यूब इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर अब हमें मिल गई है 3/2। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अगर बात करें ई की, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, एल क्यूब की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब 3/2 पुट करने के बाद क्या करना है, जैसे पिछले डेरिवेशन में हमने क्या किया था कि ए जो डिस्टेंस है उसको नेग्लिजिबल कर दिया था। सेम यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें ओपी डिस्टेंस की, तो ओपी डिस्टेंस जो स्मॉल आर है वो काफी ज्यादा ग्रेटर देन है किससे, स्मॉल ए से, या फिर कह सकते हैं स्मॉल ए लेस देन किससे, स्मॉल आर से। देन स्मॉल आर में अगर ये वैल्यू ऐड हो या फिर माइनस हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर स्मॉल ए को क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं। सो अगर स्मॉल ए स्क्वायर अगर नेग्लिजिबल हो गया तो आर स्क्वायर देन पावर 3/2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन सिर्फ क्या बचेगा, आर क्यूब बच रहा है। तो E का फॉर्मूला हमारे पास मिला है KP/R⁴। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो E वेक्टर लगा देंगे, इधर कोई भी एक यूनिट वेक्टर हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे मैंने लिया है नीटा कैप, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, एक हमने डाइपोल लिया है, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर P पॉइंट पर हमें कंप्लीट डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी है। सो हमने क्या किया है, हमने किया है कि प्लस क्यू चार्ज के कारण EA हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, जो कि क्या आती है, क्योंकि वो माइनस क्यू चार्ज के कारण है, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज के कारण है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है -KQ/L²। सेकेंड हम प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालते हैं तो EB आती है हमारी KQ/L²। अब दोनों ही वैल्यू क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है, तो अगर इन्हीं को ही हम प्लस कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं। तो कंपोनेंट्स अगर हम बना दें तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों ही चार्जेस के कारण हमें मैग्नीट्यूड में सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त होते हैं। सेकंड हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट्स की, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स हमें EA sin थीटा एंड EB sin थीटा दोनों ही मैग्नीट्यूड में सेम मिलते हैं, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
और ये हॉरिजॉन्टल क्या थे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में ही क्या थे, सेम थे, इसलिए क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद में हमें जरूरत पड़ती है ई ए एंड कोस थीटा की। ई ए की वैल्यू यहाँ से हम कहते हैं इसकी इक्वेशन से पुट कर देंगे, कोस थीटा की वैल्यू हमने डायग्राम से निकाल के पुट कर दी है, देन इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात कर रहे थे एल की, तो एल जो है वो हम वापस डेरिवेशन से इसका फॉर्मूला निकाल के पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ए को नेग्लिजिबल कर देंगे आर के कंपैरिजन में। तो अगर इसको नेग्लिजिबल कर दिया है देन हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, के पी अपॉन आर क्यू। देखो अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वो वैल्यू कितनी आई थी, 2kp अपॉन आर क्यूब आई थी। अगर हम बात करें इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, देन हमारे पास कितनी आती है, kp अपॉन आर क्यूब आती है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर उसका हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो वही हमें एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम ये दोनों डेरिवेशन क्लियर कर चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है। तो बात करते हैं, देखो ये है टॉर्क एंड फोर्स, टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ करें कि जितनी भी लाइंस है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, और जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसमें मेनली आपको दो ही बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में जा रही हो और सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो क्या है, वो भी सेम हो। तो यहाँ पर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो ये जो डाइपोल है अब हमें किस में लेना है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेना है, एक थीटा एंगल पर। तो यहाँ मान लो ए बी एक डाइपोल हमने रखा है। देखो डाइपोल ए बी हम कंसिडर करते हैं, बी पर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और ए पर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली है यहाँ पर एक डाइपोल की, और डिस्टेंस जो है इसमें हमने स्मॉल डी ली है। देखो 2a डिस्टेंस तो हमने दोनों डेरिवेशन में ली है, ताकि हाफ हाफ जो डिस्टेंस हो तो क्या हो, वो स्मॉल a और स्मॉल a में कन्वर्ट हो जाए। अगर d लेंगे तो d बाय टू में कन्वर्ट होगी और डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, जो कि इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं डालता है डेरिवेशन पर। आप अपनी मर्जी से स्मॉल d भी ले सकते हो डाइपोल डिस्टेंस, एंड आप 2a भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल पर रखा है, किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस डाइपोल पर कितना फोर्स होगा, नेट फोर्स दोनों चार्जेस के कारण, और कितना टॉर्क होगा। अब देखो आपके पास ये एक नया वर्ड आया है टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। मान लो ये डस्टर है और डस्टर पर इस तरफ से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक तरफ ही फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी ट्रांसलेटरी मोशन होगी। ठीक है, स्थानांतरीय गति होगी। अब क्या बात कर रहे हैं कि ये डस्टर लिया है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये डस्टर खिसक कर इस तरफ चला जाएगा। तो ये क्या हो गई, इसकी ट्रांसलेटरी मोशन हो गई। ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी क्या कर रहा है, जगह चेंज कर रहा है, फोर्स के कारण ये इस तरफ खिसक रहा है। अगर हम बात करें कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा है और इसको क्या मान लिया हमने, डाइपोल मान लिया। ठीक है, अब इस डाइपोल पर दोनों चार्जेस के कारण फोर्स लगेगा, प्लस क्यू के कारण भी और माइनस क्यू के कारण भी। अगर मान लो प्लस क्यू के कारण
इस डाइपोल पर किस तरफ फोर्स लग रहा है, प्लस क्यू के कारण इस डाइपोल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये थीटा एंगल पर रखा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो कि क्या होता है प्लस क्यू ई होता है, वो हम फॉर्मूले से डिराइव कर लेंगे। और नेक्स्ट हम माइनस क्यू चार्ज की बात कर रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज पर किस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स डाइपोल के कारण कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही क्वांटिटी डिराइव होती है अब, क्योंकि अगर हम बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, देखो दोनों ही फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वो फोर्स क्या काम कर रहे हैं, इसको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमता है, उस घूमने की प्रक्रिया, उस प्रोसेस को ही क्या बोल देंगे हम, टॉर्क बोल देंगे। ये एक अलग ही दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, किस कारण प्रोड्यूस हुई है, दो पेयर ऑफ फोर्सेस के कारण प्रोड्यूस हुई है। अगर दो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो, तो इस तरह का फोर्स जो है वो नेट फोर्स तो हो जाएगा 0, लेकिन उसके कारण जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उसको क्या बोल देंगे, टॉर्क बोल देंगे। अगर हम मान लें कि ये कोई वायर है, ठीक है, वायर पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे इस तरफ से फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स के डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर इस वायर को इस तरह से देखा जाए कि ये क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण ये वायर क्या होगा, इस तरह से मुड़ जाएगा। तो इस मुड़ने की प्रक्रिया, अब यहाँ पे क्या है, ये प्रोसेस क्या है, ये ट्रांसलेटरी मोशन तो है नहीं। अगर इस वायर पर इस तरह से फोर्स लगा दिया जाए जो कि एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, तब तो ये वायर खिसक कर आगे चला जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगी, ऐंठन आ जाएगी, उस ऐंठन को ही क्या बोलेंगे हम, टॉर्क बोलेंगे। तो अब चलते हैं हम डेरिवेशन पर, क्योंकि इस बात से ही अपन को समझ में आ गया है कि यहाँ पे नेट फोर्स तो क्या होगा, नेट फोर्स निकलेगा 0। एंड टॉर्क की अगर बात कर रहे हैं तो टॉर्क हमने समझ तो लिया है कि होता क्या है, लेकिन उसका एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम इसका डेरिवेशन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम से हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसमें हमने थीटा एंगल पर एक डाइपोल रखा है, डाइपोल पर यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज और यहाँ हमने माइनस क्यू चार्ज लिया है। अब देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। फर्स्ट तो क्या था, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, एंड सेकेंड क्या था, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पिछले दो डेरिवेशन में काम आ चुका है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। अब अगर हम यहाँ से फोर्स निकालना चाहें, क्योंकि फोर्स इस फॉर्मूले में नहीं आता है, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई हो जाएगी। अगर वो प्लस क्यू चार्ज के कारण है तो प्लस क्यू ई, और अगर वो माइनस क्यू चार्ज के कारण है तो माइनस क्यू ई आ जाएगा। तो ये फोर्स प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, प्लस क्यू ई फोर्स होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ही लग रहा है, और ये फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई हो जाएगा। अब अगर हम बात करें एफ नेट फोर्स की, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स हमारे पास आता है 0। तो एक तो हमें फोर्स मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें टॉर्क की, ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, देखो इसको एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। एक फोर्स का यहाँ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब देखो मैग्नीट्यूड की तो बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों का सेम है, क्यू ई एंड क्यू ई, दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड रखो, एक का मैग्नीट्यूड रखना है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मूला है टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे इसको देखो डिनोट करते हैं इससे, टॉर्क से।
और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। अगर हम बात करें नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस, तो देखो ये फोर्स है और ये फोर्स है, दोनों के बीच में जो नॉर्मल डिस्टेंस होगी वो यही तो होगी, ये जो है वो नॉर्मल डिस्टेंस है, इसको हम लिख देंगे सी पॉइंट। तो ये जो बी सी है, देखो अगर यहाँ पे ड्रॉ करें हम, तो ये है प्लस क्यू ई फोर्स है और ये माइनस क्यू ई फोर्स है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो ये है बी सी। ये क्या है, यहाँ पे नॉर्मल डिस्टेंस है या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे बी सी। अब देखो क्योंकि हमें बी सी की वैल्यू पता नहीं है, तो इस डायग्राम से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। बी सी इस ट्रायंगल में क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और एक हमें क्या पता है, इसका हाइपोटेनियस पता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करके साइन थीटा में इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, ये हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी है, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, स्मॉल डी है, जो कि डाइपोल डिस्टेंस है। इक्वल में हम क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा लिख रहे हैं, तो बी सी की वैल्यू यहाँ से क्या निकलती है, डी साइन थीटा यहाँ पर मिलती। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्यू ई एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो क्यू डॉट डी आ रहा है, ये क्या होता है भाई, ये होता है P इक्वल्स टू क्यू डॉट डी। क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू क्यू डॉट डी। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट के लिए हम लिख देंगे P, क्यू डी इसमें काम आ चुका है, E बच रहा है, तो P ई साइन थीटा लिख देंगे। अब क्योंकि साइन थीटा यहाँ से हटाते हैं तो क्रॉस का साइन आता है। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट को दर्शाता है साइन थीटा, एंड अगर कोस थीटा की बात करें तो वो डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P क्रॉस E, और तीनों पर क्या आ जाएंगे, वेक्टर साइंस आ जाएंगे। ठीक है, तो दो वेक्टर्स हैं P एंड E, और उनका जो मल्टीप्लाई है, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या शो करता है, वो डिनोट करता है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमें एक फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है, टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर इनटू ई वेक्टर। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस की बात करेंगे। देखो नॉर्मल हम साइन थीटा की कंडीशंस की बात करें तो दो कंडीशंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो थीटा हम 0 डिग्री लें तो क्या होगा, टॉर्क, एंड अगर थीटा हम 90 डिग्री लें तो टॉर्क क्या होगा। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, जिसके अंदर हम थीटा की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्रॉस साइन या फिर ये थीटा किसके बीच में थीटा डिनोट कर रहा है, देखो P और E दोनों डायरेक्शन के बीच में जो थीटा है वो शो कर रहा है यहाँ पे। तो अगर P डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो, 0 डिग्री, थीटा एंगल उनके बीच में क्या हो, 0 डिग्री हो, अगर सेम डायरेक्शन हो तब तो क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू होगी 0। लेकिन अगर हम मान ले कि P एंड E दोनों ही क्या हो, 90 डिग्री पर हो, तो 90 डिग्री पर होने के कारण टॉर्क कितना आएगा, तो अगर हम थीटा 90 डिग्री मान लें तो साइन 90 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PE आ जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो ये मिनिमम वैल्यू और इस कंडीशन में ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हमने बात कर ली है टॉर्क एंड फोर्स की। अगर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, और वहीं पर एक अलग क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है जिसको क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन
डिनोट नहीं करती है, वहाँ पर कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी। अगर फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक ही मैग्नीट्यूड एक ही डायरेक्शन में लगता है तब वहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन होती है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने वायर का एग्जांपल लेके बताया था, वायर इस तरह से मुड़ जाता है तो वहाँ पे ऐंठन हो जाती है, उस ऐंठन को ही क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। इसी टॉर्क के कारण ये जो डाइपोल था वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम जाता है। ठीक है, तो वो किस तरह से घूमता है, अगर 0 डिग्री का एंगल होता है तब तो टॉर्क कितना होगा, 0। अगर P और E के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तब टॉर्क होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू में, जो कि क्या होती है, टॉर्क इक्वल्स टू PE। तो यहीं पर हम ये वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।